हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारा आपके अपने चैनल टॉपर्स ट्राइब में। आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है, मैं आपको पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। आपको उसका आंसर अपने मन से पहले अपने अपने आप देना है, और फिर मैं आपको उसका आंसर बताऊंगा और उसको आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, हम अपना सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, when were the words socialist, secular and democratic republic added in the Indian Constitution? आपके ऑप्शन है 44th अमेंडमेंट 1978, 35th अमेंडमेंट 1974, 42nd अमेंडमेंट 1976 और 42nd अमेंडमेंट 1985। इसका आंसर है आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमने ये तीन वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हमने ऐड किए थे। इसी को, जो ये हमारा है 42nd अमेंडमेंट, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है। और जो 35th अमेंडमेंट है, इसमें हमने ना, जो सिक्किम है हमारी स्टेट है, उसको हमने फुल फ्लैज स्टेट का दर्जा दिया था। उससे पहले ये क्या नाम है, फुल फ्लैज स्टेट नहीं थी, यूनियन टेरिटरी में आती थी। इसको हमने एज ए एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडिया का दर्जा दे दिया था हमने इसको। और ये हमारी 22वीं स्टेट थी इंडिया की। ठीक है, जो मतलब इंडिया से जुड़ी थी। और जो 42nd अमेंडमेंट है, मैंने आपको बताया है, उसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। और इसमें हमने तीन वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी ऐड किए थे पिरम्बल में। हिंदी में भी आप इनको देख सकते हैं कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन वर्ड हमने इसमें ऐड किए थे। जो हमारी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें जो, वैसे तो इसमें कई सारी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो ये हमने चेंजेस किए थे, लेकिन एक आपको ये बता देता हूँ कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ये इससे पहले आर्टिकल 31 में हमारा फंडामेंटल राइट था। लेकिन हमने इसमें ना इसको चेंज करके आर्टिकल 300 ए में लेके चले गए हम इसको, और हमने इसको लीगल राइट बना दिया। उसके बाद ये फंडामेंटल राइट नहीं रहा। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेयर इज द रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर ऑफ इंडिया लोकेटेड। आपके ऑप्शन है ट्रोम्बे, उडम गमन उडा उडा गमंडलम, तिरुवनंतपुरम और तुम्बा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर आएगा उदय कमंडलम। और इस जो उदय कमंडलम है, इसको आप नॉर्मली है ना ऊटी के नाम से जानते होंगे। ठीक है। और जो हमारी रेडियो एस्ट्रोनॉमी सेंटर है इंडिया का, इसको हमने 1963 में इस्टेब्लिश किया था। और इसका है ना, जो ये ऑपरेशन ऑपरेट होता है, इसको ना नेशनल सेंटर फॉर नेशनल एस्ट्रोनॉमी फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स से इसको ऑपरेट करती है। और इसमें ना एक टेलीस्कोप लगा हुआ है, ऊटी रेडियो टेलीस्कोप लगा हुआ है, जो 1970 में हमने इसमें कमीशन किया था। अ, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, द फॉर्मेशन ऑफ द डब्ल्यू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किसके बाद बनाया गया था, कि इससे पहले क्या था। आपके ऑप्शन है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस, जनरल एग्रीमेंट ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट, या फिर जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो जो आपका सही आंसर आएगा इसमें, ये आएगा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसको हम गैट के नाम से जानते हैं, GAT, गैट के नाम से। देखो, यही इसका सही आंसर आएगा। और जो ये गैट है ना, ये एक लीगल एग्रीमेंट था बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, जो ये लीगल एग्रीमेंट था। और इसमें है ना, जो हम क्या करते थे कि भाई, जैसे हम इंटरनेशनली ट्रेड कर रहे हैं, उसके बीच में कोई दिक्कत ना आए। जैसे हम किसी से कर रहे हैं कि भाई हमारा टैक्स क्या लगेगा, हमारा रेट क्या होगा, मतलब वो सब चीज़ें ना, मतलब जो व्यापार से संबंधित बाधाओं को कम किया था, इसमें समाप्त करने की कोशिश की थी, ताकि हम इंटरनेशनली ट्रेड कर सके। 1947 में ये बना था, और 1994 में इसको ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि इस टाइम हमारा WTO आ गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और WTO है जो, ये हमारा एग्रीमेंट है ना, पहले क्या था, सिर्फ गुड्स वगैरह आती थी, गुड्स और सर्विसेज। अब इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को भी ऐड कर दिया गया। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे हमारा कॉपीराइट है। ठीक है। और इसमें पेटेंट करवाते हैं हम कोई चीज़, ये सब ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती है ना, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। और जो गैट है ना, गैट हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वाइड मल्टीलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था।
ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वाइड मतलब कि बहुपक्षीय मुख्य व्यापार समझौता कौन सा था पहला। हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि किस वॉइस रॉय ने, विच वॉइस रॉय ऑफ द ब्रिटिश इंडिया ऑर्गेनाइज द स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपके ऑप्शन है लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड मायो, लॉर्ड डलहौजी। इसका सही आंसर है लॉर्ड मायो। ठीक है दोस्तों, और जो लॉर्ड मायो हैं ये 1869 से 1872 के बीच में हमारे वॉइसरॉय रहे थे, ब्रिटिश टाइम की बात है ये। और इन्होंने ना, क्या नाम है, फर्स्ट सेंसस करवाया था इंडिया में, इन्हीं के टाइम पे हुआ था। और स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इन्हीं के टाइम पे स्थापित किया गया था। और एक और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन मतलब जरूरी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो वॉइस रॉय हैं ये इकलौते वॉइस रॉय हैं जो मतलब कि अपनी मतलब कि ऑफिस में मारे गए थे। इनके इकलौते हैं जिनकी एकमात्र हैं ये जिनकी हत्या हुई थी पद पे रहते हुए। और जो लॉर्ड ऑकलैंड है ये 1836 से 1842 तक रहे थे। और इन्हीं के टाइम पे आपको फर्स्ट एंग्लो अफगान वार और ट्रिपरटाइट ट्रीटी, आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, इन्हीं के टाइम पे ये हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है विच कमेटी वाज द कॉन्स्टिट्यूट फॉर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। इसका आंसर है आपका नरसिम्हन कमेटी। इसमें नरसिम्हन कमेटी आपकी आएगी। देखिए जो नरसिम्हन कमेटी है ये 1991 1991 में गठित हुई थी। और जो इसके अध्यक्ष थे एम नरसिम्हन थे, जिसके नाम पे इसका नरसिम्हन कमेटी नाम पड़ा है। जो आपके बाकी ऑप्शन दे रखे हैं इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि जो मल्होत्रा कमेटी है ये 1993 में स्थापित हुई थी। और ये किस चीज़ के लिए हुई थी, ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रिफॉर्म करने के लिए हुई थी, बीमा उद्योगों के लिए हुई थी। और इसके जो हेड थे वो आर एन मल्होत्रा थे, उन्हीं के नाम पे इसका नाम मल्होत्रा कमेटी पड़ा था। देखिए आपको एक बार ये ना थोड़ी चीज़ें याद होनी चाहिए, क्योंकि जैसे पूछ सकते हैं कि भाई इंश्योरेंस से रिलेटेड कौन सी थी, या अगली बार क्वेश्चन में आ जाएगी मल्होत्रा कमेटी किस चीज़ से थी, इंश्योरेंस थे, इंश्योरेंस से थी। या फिर पूछ लेंगे इंश्योरेंस इंडस्ट्री रिफॉर्म कौन सी कमेटी से थे, ऐसे मतलब क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको ये दो तीन चीज़ें याद होनी चाहिए। केलकर कमेटी है जो वो 1987 में हुई थी, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के लिए थी, इन्होंने ये मॉडल दिया था। और विजय केलकर इसके हेड थे। जो आपका एक ऑप्शन है चिल्हा कमेटी, ये 1991 में गठित हुई थी और ये टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड थी। और राजा चिल्ला इसके अध्यक्ष थे। तो आपको जैसे जैसे कमेटी आती रहेंगी वैसे वैसे हम आपको साथ साथ में बताते रहेंगे। याद जरूर किया करो कमेटीज को, क्वेश्चन बहुत आते हैं इनसे। हमारा अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका आपको जो सही आंसर है दोस्तों वो है कोलकाता। जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। ये 1851 में स्थापित किया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आता है। आपसे मिनिस्ट्री भी पूछी जा सकती है कि किसके अंडर आता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट मैच। भाई नाम दे रखे हैं हमारे लीडर्स के और ये साथ में उनकी पार्टी है, जैसे स्वराज दल सी आर दास दे रखा है, वेद समाज घरालू नायडू दे रखा है, और साइंटिफिक सोसाइटी सैयद अहमद खान दे रखा है, और बोधन मूवमेंट विनोबा भावे दे रखा है। इसका जो आंसर है ना, मतलब वेद समाज जो दे रखा है ये इसका गलत ऑप्शन दे रखा है। इसका जो सही आंसर है, जो वेद समाज है वो केशव चंद्र सेन जी ने शुरू की थी और 1864 में शुरू की थी। जो स्वराज दल है वो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। जो आपको ये ऑप्शन दे रखा है ना स्वराज दल, यहाँ पर जो ये दे रखा है स्वराज दल, ये सी आर दास तो थे ही, इसमें मोतीलाल नेहरू भी थे साथ में 1923 में। ठीक है, 1923 में थे ये। और जो सैयद अहमद खान आपको एक ऑप्शन में दिया हुआ है, उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी और साइंटिफिक सोसाइटी की 1864 में इन्होंने की थी स्थापना। जो एक अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द ओवरऑल लेंथ ऑफ द गोल्डन क्वाड्रिलेटर इन इंडिया। आपको ये लेंथ दे रखी है 6033, 4088, 5846 और 7956, ये आपको दे रखी है लेंथ। और जो इसका सही आंसर आएगा वो आएगा 5846। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर है ना, ये सड़कें हैं, हाईवे हैं। ठीक है, और ये ना चार दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, जिनको आप मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से जानते हैं, और हिंदी में इनको महानगरीय शहर बोला जाता है, इनको ये जोड़ता है चारों को। और जो ये स्टार्ट बनना शुरू हुआ था ये 2001 में बनना शुरू हुआ था और 2012 तक में ख़त्म हो गया था। और
इसका ना कभी क्या पता कभी क्वेश्चन पूछ ले कि कितनी स्टेट से होकर गुजरता है। ये 13 स्टेट से होकर जाता है। एक बार थोड़ा सा नजर फेर लेना है इसके अंदर। जैसे ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, इनसे होके ये गुजरेगा। ठीक है, देखना एक बार ये इसका मैप भी मैंने आपको दिखा रखा है कि ये कहाँ कहाँ से होकर जाता है ये। जैसे ये रहा आपका दिल्ली, दिल्ली से ये गया और ये आ गया आपका मुंबई यहाँ पर। मुंबई से फिर ये नीचे आपका चला गया चेन्नई, और चेन्नई से फिर ये आपका आगे जाते हुए ये आ गया कोलकाता, कोलकाता से वापस फिर दिल्ली। और आपको ये जो मैंने आपको बताया, ये रहा हरियाणा, ये रहा दिल्ली, राजस्थान से टच होकर निकल रहा गुजरात से, महाराष्ट्र में तो है ही है। ठीक है, और ये कर्नाटका में भी है, और तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश से भी होकर निकला है। जैसे ये आप देख लेना एक बार, जो आपको नाम बताएं वो आपको इसको सब मिलेगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि विच फॉरेन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोर्स ऑफ द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो दोस्तों, आपको पता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें ना हमने अलग अलग कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से कई सारे सिद्धांत वगैरह लिए हैं। तो उसमें से जैसे ये पूछा है कि जो रूल आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ है ये हमने कहाँ से लिया था। इसका आंसर है यूके। हमने ना ये यूके से लिया था। ठीक है, जैसे आपको ना और ये पता होना चाहिए कि जो हमने जो यूएसए है, अमेरिका है, उससे हमने क्या लिया था। हमने उससे पिरम्बल लिया है, जुडिशियल रिव्यू लिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, प्रोसीजर ऑफ द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, हमने यूएस से लिया है। जो हमने ब्रिटेन है, ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारी आप देखते हैं पार्लियामेंट है, वो हमने वहीं से ली है। रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजन, बाई कैमरल लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट प्रिविलेजेस और प्रेरोगेटिव रिट्स, जो अब रिट्स है आपको आगे पढ़ाया जाएगा, वो भी हमने ब्रिटेन से ली हुई है। जो दोस्तों रशिया है, रशिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज, देखिए फंडामेंटल राइट हमने यूएस से ली हैं, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमने रशिया से ली हैं, ये याद रखना आप। और आइडिया जस्टिस इन पिरम्बल, जो है जैसे हम है ना, जो जस्टिस हमारा तीन तरह से होता है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हम तीन तरह से देखते हैं। ठीक है, वो हमने रशिया से लिया है। और जो ऑस्ट्रेलिया है उससे हमने जॉइंट सीटिंग ली है। ठीक है, बोथ हाउस की, जब भी मान लो पार्लियामेंट में ना दो हाउस होते हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस। अपर हाउस राज्यसभा, लोअर हाउस लोकसभा। मान लो कोई बिल वगैरह पास करना है और दोनों का जरूरी है और दोनों में कन्फ्लिक्ट हो गया कि एक बोल रहा है कि करना है, एक बोल रहा नहीं करना, तो उसमें ना जैसे समझौता करने के लिए जॉइंट सीटिंग होती है। तो वो जो जॉइंट सीटिंग हमने ली है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। ठीक है, और जो कनाडा है उससे हमने फेडरल सिस्टम लिया है, और अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ली है बाय द सेंटर, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हमने वहां से लिया, रेस्ट्रिक्टिव पावर ऑफ द वेस्ट इन द सेंटर अभी हमने कनाडा से लिया है। आयरलैंड है जो हमारा मतलब कि हमने जो आयरलैंड से डीपीएसपी ली है, हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मेथड ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हमने वहां से लिया है, और नॉमिनेशन ऑफ सम मेंबर ऑफ द राज्यसभा, हम जैसे ना 12 मेंबर नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, वो हमने यहीं से लिया है। देखिए जो वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो हमने अमेरिका से लिया है, और जो आयरलैंड से हमने मैं इलेक्शन लिया है प्रेसिडेंट का। ठीक है, और साउथ अफ्रीका है जो, वहाँ से हमने साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट होती है आर्टिकल 368 में, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और जो इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा है वो हमने यहाँ से साउथ अफ्रीका से लिया है। जापान है, जापान से हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ लिया है। और देखना ये कुछ इसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर हो रहा है, ये एक बार देख लेना है कि जो सुप्रीम है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में वो कौन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और जो हमारी इमरजेंसी का जो प्रोविज़न है, आपने सुना होगा 3 तरह की इमरजेंसी होती है हमारे, वो कहाँ से ली है, वो हमने वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी से हमने वो ली है। ठीक है, और जो हमारा ना क्या नाम है कि गवर्नर बिल को रिजर्व रख करके रख सकता है अपने पास, कंसीडर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के साथ, तो वो हमने कनाडा से लिया है। और जो फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अमेरिका का है। ठीक है, ये आपको वही सारी चीज़ें हिंदी में भी दी हुई है, आप एक बार वीडियो रोक के पढ़ लेना है इसको। हमारा अगला क्वेश्चन है कि whom does the
whom does the census 2011 identify the literally literate person। भाई पढ़ा लिखा आम आदमी किसको मानेंगे सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग? तो आपको दे रखा है कि ए पर्सन एज 7 ईयर एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट विद अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। ए पर्सन एज 7 ईयर्स एंड अबव हु कैन रीड एंड राइट इन एनी लैंग्वेज इन द लिस्टेड एट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ए पर्सन एज 7 ईयर एंड अबव हु कैन रीड द राइट एंड सोल्व बेसिक अर्थमेटिक प्रॉब्लम। ए पर्सन हु कैन रीड हिज नेम एंड एड्रेस इन एनी लैंग्वेज। तो जो इसका सही आंसर है ना वो यही है कि ए पर्सन ऑफ एज 7 ईयर एंड अबव हु कैन रीड द राइट एंड अंडरस्टैंडिंग इन एनी लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, जो कई बार है ना क्वेश्चन आपको ना मतलब कि अपने दिमाग से वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। देखो आप एक चीज देखो, इसमें ऑप्शन दे रखा है ए पर्सन हु कैन रीड, लास्ट जो ऑप्शन दे रखा है पर्सन हु कैन रीड हिज हर नेम एड्रेस इन एनी लैंग्वेज। एनी लैंग्वेज तो किसी को कैसे आ सकती है कि हर एक लैंग्वेज आए? चलो कोई होगा दुनिया में, एक बंदा होगा किसी को सारी सारी आती होंगी, वो हम एक्सेप्शन मान के चलेंगे। कि दूसरा बोलता है कि बेसिक अर्थमेटिक प्रॉब्लम सोल्व कर सकता है कोई बंदा और लिख सकता है 7 साल से ऊपर का। ये भी कोई जरूरी नहीं है, मैथ सबको थोड़े आता है। ठीक है, और एट शेड्यूल में जितनी लैंग्वेज हैं, एट शेड्यूल में जितनी हमने हमारे 22 लैंग्वेज दे रखी हैं, सबको हमें थोड़ी आती हो सारी की सारी। तो इसका आंसर एक ही बनता है। मतलब अगर आपको ना भी आता हो तो आप थोड़ा सा ना एक बार ये दिमाग पढ़ के देखा करो, जैसे कई बार छोटा मत करो कि भाई कैसे है, देख लिया करो एक बार ऑप्शन पढ़ के, कई बार चीज़ें ऐसी भी समझ आ जाती हैं। जो 2011 हमारा सेंसस था 2011 वाला, ये 15th नेशनल सेंसस ऑफ इंडिया था और इसको ना सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हु हैड इस्टेब्लिश द प्रार्थना समाज? आत्मारंग पांडु और स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी। इसका आंसर है आत्मारंग पांडु, पांडुरंग। ठीक है, देखिए जो प्रार्थना समाज है वो 1867 में बॉम्बे में, जो मुंबई के नाम से जाना जाता है अब, वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में देख लेते हैं कि उनका जो रियल नेम है वो नरेंद्र नाथ दत्ता था। और इन्होंने ना रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की थी 1897 में। रामकृष्ण इनके गुरु जी का नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका रियल नेम मूल शंकर तिवारी, और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में और वो बॉम्बे में की थी। ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में देख लेते हैं। इनका जो पूरा नाम था वो था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, इनके जो मूवमेंट्स थे, मेन मूवमेंट्स थे इनके, वो थे पहला था चंपारण सत्याग्रह 1917 में, दूसरा था अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में, तीसरा था खेड़ा सत्याग्रह 1918 में, सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट 1919 में था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1921 और 22 में चला था, और सिविल डिसोबीडेंट मूवमेंट 1930-34 में चला था, और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में चला था। इसको एक बार है ना ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या करते हैं क्वेश्चन में ये दे देते हैं और बोलते हैं कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। तो आपको अगर ईयर्स याद नहीं होंगे इनके तो आप नहीं लगा पाओगे, तो इनका आपको थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि फॉर ह्यूमंस, इंसानों के लिए हम कौन सी मतलब ऑडिबल वेव्स हैं भाई जी, कितनी फ्रिक्वेंसी के बीच में हम सुन सकते हैं? ठीक है, हैव द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, हैव द फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 200 टू 2000 सॉरी 2000 हर्ट्ज, हैव द फ्रीक्वेंसी अबाउट 2000 हर्ट्ज, हैव द फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20000 हर्ट्ज। ठीक है, जो इसका सही आंसर है ना दोस्तों वो डी है, हैव द फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन द 20 हर्ट्ज टू 20000 हर्ट्ज। तो जो हमारी जो मोस्ट सेंसिटिव रेंज है ना, जिसमें मतलब ह्यूमंस को मतलब थोड़ी सेंसिटिविटी होती है, वो 2000 से 5000 हार्ट्ज के बीच में होती है। ठीक है, और जो फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से नीचे होती है ना उसको हम इंफ्रासाउंड बोलते हैं, और जो 20000 हार्ट्ज से ऊपर होती हैं उनको हम अल्ट्रासाउंड के नाम से जानते हैं। और जो इंफ्रासाउंड है ना, ये इंफ्रासाउंड है, उनको हम सुन नहीं सकते। ठीक है ना, हम उनको सुन नहीं सकते, लेकिन हम उनको ना महसूस कर सकते हैं वाइब्रेशन के थ्रू, ये वाइब्रेशन जनरेट करते हैं बॉडी में। ठीक है, और जो अल्ट्रासाउंड होता है वो आपको मैंने आपको बताया दिया कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। इसका ना मेडिकल यूज करते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि जैसे पेट में कोई दिक्कत हो तो हम उसको अल्ट्रासाउंड करवाते हैं।
तो ये वही है, ये इंडस्ट्रियल और नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के लिए यूज होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बायोलॉजिकल कैटलिस्टिक? मिनरल्स, हार्मोन्स, एंजाइम्स, रेडिएशन। इसका सही आंसर आएगा एंजाइम। और जो हमारे एंजाइम्स है किसको बोलते हैं हम? ये ना एक बायोलॉजिकल कैटलिस्टिक होते हैं, जो हमारे ना जो बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर उसको स्पीड स्पीड अप करते हैं। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर उनके जो मतलब कि रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल होता है ना, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं हमारे अंदर, जैसे वसा टूटना, प्रोटीन डाइजेस्ट होना, खाना डाइजेस्ट होना, कुछ भी ऐसी कोई प्रक्रिया है अंदर उसमें हेल्प करते हैं एंजाइम्स। और एंजाइम्स को ही प्रोटीन बोला जाता है। ठीक है। और ये ना इफेक्ट होते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रोटीन्स या एंजाइम्स हैं ये किस से इफेक्ट होते हैं? ये टेम्परेचर से, पीएच से, प्रेजेंस ऑफ इनहेबिटेंट्स और एक्टिवेटर्स से इफेक्टेड होते हैं ये। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एंजाइम के, जैसे एक होता है एमाइलेज, ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है। लिपासे है, ये आपका फैट्स को, वसा को ब्रेक डाउन करता है। और जो डीएनए पॉलीमरेज है ये सिंथेसाइज ऑफ डीएनए, डीएनए को सिंथेसाइज करता है। ठीक है ये। और जो आपके अदर ऑप्शंस हैं जैसे मिनरल्स दे रखा है, मिनरल्स है ना ये इर्गो इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं। ये बॉडी में होते जरूरी हैं लेकिन ये कैटालिटिक का काम नहीं करते हैं। ठीक है। ये बहुत सारे जैसे ना रोल प्ले करते हैं, जैसे आपने विटामिन मतलब कि मिनरल्स देखे हैं। और जो हार्मोन्स हैं ये केमिकल मैसेंजर होते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को करते हैं, हमारे मतलब रेगुलेट करते हैं। और जैसे आपको पता होगा हमारे ना हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, वो आपको साइंस में पढ़ाया जाएगा आगे। और रेडिएशन है, ठीक है, ये एमिशन ऑफ एनर्जी होती है, जो हमारे अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स वगैरह ये होती हैं। और ये भी कैटालिटिक नहीं होते हैं, ये सिर्फ वेव्स होती हैं हमारे। ठीक है, इनको रेडिएशन बोला जाता है। तो अगला क्वेश्चन आता है, द इंस्पिरेशन टू बिल्ड टेम्परेचर रेगुलेट ग्रीन होम्स एट आईआईटी कानपुर इन 2012 कम फ्रॉम? भाई कहाँ से लिया गया था ये आइडिया कि भाई ग्रीन हाउस बनाएंगे जो टेम्परेचर कंट्रोल करेगा? ऑप्शन आपका थर्मल मास ऑफ द रॉक, कोकुन स्ट्रक्चर, द यूज ऑफ द इंसुलेशन टेक्निक और हाइड्रोनिक सिस्टम। इसका आंसर है कोकुन स्ट्रक्चर। ठीक है। एक बार ये देख लीजिए, ये होता है कोकोन स्ट्रक्चर। आपने पेड़ वगैरह पे कई बार घर में भी देखा होगा, ये लगा होता है ऐसा ऐसा, इसको कोकोन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है। इसका ये डिसाइड क्यों किया गया था? जो कोकोन स्ट्रक्चर है ना ये एक आर्किटेक्चरल डिजाइन है, मतलब प्रकृति ने बना के ऐसा दिया है कि इसमें ना जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमें आर्टिफिशियल हीटिंग और कूलिंग सिस्टम की नीड नहीं होती। जैसे हम सर्दियों में हीटर लगा लेते हैं घरों में और गर्मियों में एसी चलता है, तो इसमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से डिज़ाइन होता है कि इसमें ना जो टेम्परेचर है वो अच्छे से मेंटेन रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि जो जैन मोनेस्टिक एस्टेब्लिश आर कॉल्ड भाई अपारगृह, श्वेतांबरा, बसाडिस और तीर्थ। तो इसका आंसर है बसाडिस। जो बसाडिस है ना वो जैन टेम्पल होते हैं, वो जैन टेम्पल होते हैं। ठीक है। और इन ये ना मोस्टली जो मिलते हैं कर्नाटका में मिलते हैं इंडिया में। थोड़ा सा हम जैन के बारे में जान लेते हैं कि जो जैन है वो संस्कृत वर्ड है जिन, उससे आया है और जिसका मतलब होता है विनर। ठीक है। जो फाउंडर थे जैन धर्म के वो आदिनाथ थे, इनको ऋषभ देव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और इनके ना चार सिद्धांत हैं, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, अस्थेय और अपारगृह। ट्रुथ का मतलब होता है कि हमें सच बोलना है, टू स्पीक ट्रुथ। नॉन वायलेंस, अवॉइडिंग वायलेंस, हमें मतलब लड़ाई झगड़ा और ये मतलब कि गुस्से में वो नहीं करना, दंगे फसाद नहीं करने हैं। अस्थेय, भाई स्टीलिंग इज प्रोहिबिटेड, भाई चोरी करना पाप है। अपारगृह, नो कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, भाई हम धन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह इकट्ठा नहीं कर सकते। और इसके इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं जैन धर्म के हैं जो, वो हैं जैन कंग्रेशन फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? सुधर्मन थे। जो जैन है वो दो उसमें मिलेंगे आपको, श्वेतांबर और दिगंबर। जो महावीरा जैन थे उनके बाद हमें ना दो गुरु देखने को मिलते हैं, स्थूलभद्रा और भद्रबाहु। स्थूलभद्रा के जो फॉलोवर हैं उनको हम श्वेतांबर और भद्रबाहु को दिगंबर बोला जाता है। ठीक है। ये जो श्वेतांबर हैं आपको वाइट कपड़ों में मिलेंगे, और जो दिगंबर हैं ये आपको ना जैसे नागा बाबा होते हैं हिंदू धर्म में, वैसे ये भी बिना कपड़ों के आपको देखने को मिलेंगे। इसको ना कभी याद रखना हो तो ऐसे रखना कि स्थूलभद्रा से श्वेतांबर, एस से स्थूलभद्रा और एस से ही श्वेतांबर। दूसरा अपने आप याद रह जाएगा भद्रबाहु से दिगंबर। ठीक है।
जो फर्स्ट जैन काउंसिल हुई थी ये कहाँ हुई थी? ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कौन प्रेसिडेंट थे? स्थूलभद्रा ही प्रेसिडेंट थे। जो सेकंड जैन काउंसिल हुई थी कहाँ हुई थी? वल्लाभी में हुई थी। और देवादिगन और काशमा शर्मन ये इसके प्रेसिडेंट थे। पहली एक दो तो आपको याद होनी चाहिए। जैन लिटरेचर को क्या कहा जाता है? आगम। ये ना थ्योरीज होते हैं, सिद्धांत होते हैं इसमें। जो सिंबल है मतलब कि तिरंतकारा का प्रश्वांत का, वो स्नेप सांप है। फाउंडर ऑफ अजीवक सेक्ट, जो इसमें अजीवक सेक्ट है वो कौन है? मखली घोषल घोषाल मखाली घोषाल, ठीक है। और इनमें जो सबसे मेन हुए जिन्होंने सबसे ज्यादा जैन धर्म को फैलाया था वो थे महावीरा स्वामी, ठीक है। इनके बारे में आपको ये फैक्ट पता होने चाहिए कि जैसे इनका जो बर्थ है वो 1540 बीसी में कुंडाग्राम नियर वैशाली में हुआ था। जो कुंडाग्राम है ये आपको मैंने प्लेस बता दिया। फादर थे जो इनके वो सिद्धार्थ थे। वो है ना जांत्री क्लैन था, क्षत्रिय क्लैन था ये जांत्री क्लैन, उसके हेड थे। जो इनकी मदर थी त्रिशाला, वो सिस्टर थी चेतक की, जो वैशाली लिच्छावी रिपब्लिक के हेड थे। और वाइफ यशोदा, जो कि कुंडियनगा गोत्रा से की डॉटर थी। और सनील नाथ इनके जमाली। जमाली आपको इसलिए याद होना चाहिए, यही इनके फर्स्ट शिष्य भी थे, ठीक है। जो इनकी डेथ हुई थी 468 में हुई थी पावापुरी में, ये राजगिरी के पास है। और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या महावीर स्वामी रीबर्थ और कर्मा में बिलीव करते थे? हाँ करते थे। कौन से नंबर के तिरंतकार थे? 24th तिरंतकार तिरंतकार थे ये, ठीक है। ये आपको यही सब चीजें हिंदी में दी हुई है, देख पर देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि डुमहल डांस है जो कौन सी इंडियन स्टेट या यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करता है? आपके ऑप्शन है चंडीगढ़, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पंजाब। इसका सही आंसर आएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों जैसे कुछ डांस फॉर्म्स हम देख लेते हैं और भी पूछ सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर है, उसमें खूड डांस, दुमहल डांस, रोफ, भांड पर क्या नाम है भांड पाथेर, बच्चा, नागमा, हाफिजा डांस, भांड जश्न, ठीक है। और हरियाणा में जैसे वो हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, उसमें फाग डांस, सांग डांस, छाती डांस, छठी, ये छठी डांस होता है हरियाणा वालों को पता है। खोड़िया डांस, धमाल डांस, धाप डांस, घूमर डांस, झूमर डांस। और पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, मलवाई गिद्दा, लुड्डी, सामी, झूमर, किकली, गतका। गतका डांस में भी आता है और ये ना एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है जो गतका है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। इसमें से आपको बताना है कि नॉर्मल टेम्परेचर कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका 98.6, ठीक है। और इसको अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो वो 37 डिग्री होता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग लिम्स ऑफ वेदास इज नोन एज द एक्सप्लेनेशन एंड मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। ये आपका ऑप्शन है व्याकरण, निरुक्ता, छंदा और कल्पा। जो इसका सही आंसर है वो है निरुक्ता, ठीक है। जो निरुक्ता है इसका सही आंसर। देखो जो हमारे वेद हैं, वेद कितने होते हैं? हमारे चार वेद हैं। कौन से हैं? ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, ठीक है। जो हमारा सबसे ओल्डेस्ट है ना, वो हमारा ऋग्वेद है, ओल्डेस्ट है। इसमें ना जो कलेक्शंस है इसमें वो मंडल, हाइमन्स और वर्सेस की होती है, ठीक है। इसमें 10 मंडल, 1028 हाइमन और वर्सेस होते हैं 10,552। ये ना कई बार स्टेट पीसीएस वगैरह में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जो फर्स्ट टाइम मेंशन हुआ था वर्ल्ड, वर्णा, गोत्रा, शूद्रा, पूछ लेते हैं कि कौन से वेद में हुआ था, तो ये ऋग्वेद में फर्स्ट टाइम मेंशन हुए थे वर्ड। ब्राह्मण्स होते हैं इनके जैसे जिसमें इनको एक्सप्लेन किया जाता है, तो वो होते हैं अत्रिया और खुशताकी, ठीक है। ये कौशितकी आपके ऋग्वेद के ब्राह्मण्स हैं। यजुर्वेद है जो वो हाइमेंस और वर्सेस की कलेक्शन है। इसमें दो ब्रांचेज है, कृष्णा और शुक्ला, ठीक है। और इसके ब्राह्मण है सतपथा ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। जो हमारा सामवेद है ये म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है। पूछ सकते हैं कि कौन सा वेद है जो म्यूजिक से रिलेटेड होता है, वो सामवेद होता है। इसके आपके ब्राह्मण ये कलेक्शन ऑफ मंत्रास है, इसमें मंत्र होते हैं, सबसे ज्यादा मंत्र इसी में मिलेंगे। और इसके जो ब्राह्मण है वो तांड्या और पंचवीस है, ठीक है। और जो अथर्ववेद है ये कलेक्शन ऑफ 20 पार्ट्स है, इसमें 20 पार्ट्स हैं, जिसमें 730 सूक्तास हैं और 5,987 मंत्र है, जिसमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। और इसको ना ब्राह्मण है, इसका गोपत है। और ये ब्लैक
कई बार आपसे पूछ सकते हैं, मतलब स्टेट पीसीएस में एक दो बार क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि ब्लैक मैजिक से कौन सा वेद रिलेटेड है, वो अथर्ववेद है। ठीक है, और ये आपका देख लीजिए, सारा दिया हुआ है। और वेद्स में जो पार्ट होते हैं, चार पार्ट होते हैं, संहिता होते हैं, और आप संहिता होता है, ब्राह्मण होता है, अर्यंक होता है, और उपनिषद होता है। ठीक है, इनका मीनिंग है, जैसे संहिता इसको क्या बोलते हैं, पुट टुगेदर जॉइन यूनियन, भाई जैसे वेदों को इकट्ठा करके जहाँ रखा वो होता है एक वेद को, तो उसको संहिता बोलते हैं पूरी कलेक्शन को। और ब्राह्मण्स क्या होते हैं, उसमें जो रूल्स और परफॉर्मेंस दिए जाते हैं सेक्रीफाइस सेरेमनी के, तो वो ब्राह्मणा में दिए हुए हैं। अर्यंकास क्या होते हैं, इनको हमें ना पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अर्यंका को फॉरेस्ट बुक बोला जाता है। और इसमें ना जैसे मेडिटेशन के बारे में, भाई मेडिटेशन कैसे होती है, और आप जो मतलब कि जो ब्राह्मण्स मतलब कंक्लूड करते हैं ब्राह्मण्स के पोर्शन को, जो ब्राह्मण में जो उसको भी कंक्लूड करके आपको इंटरप्रेट करके बताते हैं कि जो रिचुअल्स होती है हमारी फिलोसफी में, उसको कैसे किया जाता है। उपनिषद का मतलब होता है टू सिट नियर समवन। इसमें क्या होता है कि जैसे हम किसी के पास बैठते हैं और हम है ना उनसे शिक्षा लेते हैं, तो उसको उपनिषद बोला जाता है। और ये 108 उपनिषद हैं। ठीक है, इसमें से सबसे जो मेन है वो है मुंडका उपनिषद, ये सबसे लार्जेस्ट उपनिषद है। और जो हमारा सत्यमेव जयते है ना, अशोक स्तंभ में आपने देखा होगा, वो हमने यहीं से लिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि विच नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट इज आल्सो कॉल्ड एज नाय मल अले बाय इट्स एक्चुअल इनहेबिटेंट्स। वहाँ के जो मतलब कि वहाँ के जो लोग हैं उसको नाय मल अले के नाम से जानते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम है ना, वही आपको मतलब कि 1975 में इसने इंडिया को ज्वाइन किया था, और ये 22nd स्टेट थी, और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया था। ये हाईएस्ट पीक हमारी कंचनजंगा। ठीक है, वो सिक्किम में ही है। वैसे तो K2 को माना जाता है, लेकिन K2 हमारा जो एरिया है वो थोड़ा सा मतलब कि वहाँ अभी पाकिस्तान बोलता है हमारा, अक्साई चीन वगैरह, और वो पाकिस्तान पीओके है जो, वो उसके अंडर आती है अभी वो, मतलब कि बस कंचनजंगा को हम बोलते हैं कि भाई अपना हाईएस्ट पीक है हमारी। और इंडिया हैज डिक्लेयर एज द फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट इन इंडिया। ठीक है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर होती है पूरी की पूरी। ठीक है, मणिपुर है, इसने 1972 में फुल फ्लैज स्टेट हुड मिला था इसको। और आपने पीछे न्यूज़ में जैसे सुना था, मैथी और कुकीज नाम की दो ट्राइब में झगड़ा चला हुआ था, वो यहीं से बिलोंग करती हैं। ठीक है, मणिपुर से। नागालैंड 1963 में रिकॉग्नाइज किया गया था एज ए फुल फ्लेज स्टेट। और एक यहाँ का फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हॉर्नबिल कहाँ से रिलेटेड है, तो वो नागालैंड से है। मेघालय को 1972 में स्टेट रिकॉग्नाइज किया गया था। और एक है ना यहाँ पे ये है मावेशन राम, मावेशन राम नाम की जगह है। ये हाईएस्ट रेनफॉल जो होता है यहाँ पे होता है। पहले चीरापूंजी बोला जाता था, लेकिन अब चेंज हो गया, अब ये यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द पेरिफेरल डिवाइस। भाई पेरिफेरल डिवाइस कौन सी होती हैं? दे आर द इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस दैट कनेक्ट डायरेक्टली टू द कंप्यूटर बट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द कंप्यूटर प्राइमरी फंक्शन। दीज डिवाइस हेल्प इन स्टोरिंग एंड एनालिसिंग डाटा, दोज दैट कनेक्ट कंप्यूटर टू द इंटरनेट, दोज दैट हेल्प इन कैलकुलेशन। जो इसका सही आंसर है वो है दीज आर द इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइस होती हैं, जो मतलब कंप्यूटर के प्राइमरी फंक्शन में काम नहीं करती, लेकिन कंट्रीब्यूट करती हैं ये। ठीक है, जैसे पेरिफेरल डिवाइस का जो होती हैं, ये मतलब कि ये बहुत देर रखा है कि पेरिफेरल डिवाइस ज़्यादा हार्डवेयर, ये हार्डवेयर कंपोनेंट होते हैं, नॉट पार्ट ऑफ द कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर बट कनेक्ट टू द कंप्यूटर टू प्रोवाइड एडिशनल फंक्शंस। जैसे क्या हो गया, सीडी डीवीडी हो गया, स्कैनर हो गया, माइक्रोफोन हो गया, वेब कैम हो गया, ये एक्सटर्नल हैं। ठीक है, ये आपके अलग से लगाई जाती हैं और हेल्प करती हैं कंप्यूटर को अपने मतलब कि प्रोग्राम वगैरह में या फंक्शनलिटी में एडिशन डालती हैं। जैसे जो इसमें बोल रखा है कि भाई प्राइमरी कंट्रीब्यूटर कंप्यूटर प्राइमरी फंक्शन क्या है, जैसे मेमोरी वगैरह, सीपीयू में मदरबोर्ड वगैरह, वो प्राइमरी फंक्शन में आते हैं, ये सेकेंडरी में आएगी। ठीक है, आपका भाई अलग से बाहर से कंट्रीब्यूट करती हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसका आपका जो सही आंसर है वो है G.C. अनुपमा, डॉक्टर G.C. अनुपमा थी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की प्रेसिडेंट थी। ये ना एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ये 1972 में इस्टेब्लिश की गई थी, जिसका हेड क्वार्टर वो हैदराबाद तेलंगाना में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नो नेशन फॉर वुमेन इज रिटन बाय, ये बुक किसने लिखी थी? आपके ऑप्शन है किशोर देसाई, मानव कौल, इंदुमती देसाई और प्रियंका दुबे। आपका आंसर है इसका सही प्रियंका दुबे। ठीक है, आप ये देख लीजिए एक बार, किश्वर देसाई हैं जो, इनकी बुक्स हैं ये दो तीन जो फेमस हैं, एक दो बुक हैं, एक तो विटनेस द नाइट और एक जलियांवाला बाग 1919 द रियल स्टोरी, एक तो ये बुक है। और मानव कौल हैं, ये इनकी बुक है रू ए टेम्पल ऑफ नो गॉड्स और नाइट इन द हिल्स, ये बुक्स देख लेना एक बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच अंडमान आइलैंड इज नेम्ड आफ्टर द सुभाष चंद्र बोस इन 2018, 2018 में हमारे अंडमान आइलैंड का कौन सा आइलैंड था अंडमान का कि जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस रखा था? ऑप्शन आपका हैवलॉक आइलैंड, जोली बॉयम आइलैंड और नील आइलैंड और रोज आइलैंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है रोज आइलैंड था, जिसका हमने नाम चेंज किया था। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी को हुआ था, और ये ना हेड थे इंडियन नेशनल आर्मी के। ठीक है, और इन्होंने ना स्लोगन दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जय हिंद का नारा भी इन्हीं ने दिया था। ये ना नेशनल कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसके सेशंस होते थे, उसमें से ये हरिपुरा में जो सेशन हुआ था 1938 में, उसके प्रेसिडेंट ये बने थे। इनके पॉलिटिकल गुरु पूछे जा सकते हैं, वो कौन थे? चित्तरंजन दास, जिनको हम सी आर दास भी बोलते हैं। पॉलिटिकल पार्टी जो इन्होंने बनाई थी वो थी फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में बनाई थी। और वुमेन रेजिमेंट जो इनके अंडर फॉर्म हुई थी, इनकी लीडरशिप के अंडर फॉर्म हुई थी, वो थी रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट। और जो इन्होंने बुक लिखी थी, ये ना मिस प्रिंट हो गया, ठीक है, इन्होंने ना बुक लिखी थी, वो थी द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है दोस्तों, द इंडियन स्ट्रगल इनकी बुक का नाम है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस, और आप ये फॉलो करते रहना हमारी सीरीज को। और आप अगर कोई सजेशंस वगैरह हो हमारे लिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आप फॉलो करते रहिए, का हमारा एनटीपीसी का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, और मेहनत ऐसे ही जारी रखें। थैंक यू। जय हिंद।